हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कल जो पिछला लेक्चर हमने मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का देखा था, उसमें हमने कुछ स्रोत पर चर्चा की थी कि क्या क्या स्रोत रहे जहां से हमें मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी मिलती है, जिसमें हमने कुछ प्रमुख समाचार पत्र देखे थे, कुछ प्रमुख संस्थाएं देखी थी। और उसके बाद आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे 19वीं शताब्दी में जो मध्य प्रदेश का इतिहास रहा उस पर। 19वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश का इतिहास रहा, उसमें प्रमुख विद्रोह देखेंगे, कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए। तो देखिए यह टॉपिक इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से हर बार कहीं ना कहीं प्रश्न बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। खासकर MPPSC प्री में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो प्री के हिसाब से ही हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखते हैं 19वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोह। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से प्रमुख विद्रोह रहे। तो सबसे पहला जो विद्रोह रहा वो रहा आपका भील विद्रोह। भील विद्रोह 1818। ठीक है, दूसरा जो आपका विद्रोह रहा वो रहा कुंवर चैन सिंह का विद्रोह। ठीक है, कौन सा? कुंवर चैन सिंह का विद्रोह, ये रहा 1824 में आपका। फिर तीसरा आपका रहा अप्पाजी भोसले का विद्रोह, जो इन्होंने ये महाराष्ट्र क्षेत्र के थे और बैतूल के पास इनकी अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी। बैतूल के पास मुल्ताई जगह है, वहाँ पे जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, वहाँ पे इनकी लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों से। तो अप्पाजी भोसले का विद्रोह भी कब हुआ? 1818 में हुआ। फिर चौथा जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है, सबसे इम्पोर्टेंट जो विद्रोह है वो है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह की कहानी को समझेंगे कि क्या हुआ, कैसे बुंदेला विद्रोह हुआ, क्यों हुआ, कहाँ इसकी योजना बनी, क्या इसके परिणाम रहे और मध्य प्रदेश के इतिहास में इसका क्या महत्व रहा। इन सारी चीज़ों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ से जो सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं वो बुंदेला विद्रोह से बनते हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मेंस में भी ये इम्पॉर्टेंट है। फिर कुंवर चैन सिंह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भील विद्रोह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सारे विद्रोह को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखते हैं कुंवर चैन सिंह का विद्रोह। कौन सा देखेंगे? कुंवर चैन सिंह का विद्रोह। क्या हुआ था वो देखेंगे, कुंवर चैन सिंह का विद्रोह। चलिए देखते हैं कुंवर चैन सिंह का विद्रोह। देखिए, जब भी आप कोई विद्रोह को पढ़े, किसी भी विद्रोह को आप पढ़े, तो उसके निम्न बिंदुओं पर आपको चर्चा करना है। कौन कौन से बिंदुओं पर? यदि उसके इन बिंदुओं पर आप चर्चा कर लेंगे तो उस विद्रोह में आपको कहीं भी कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ना समझने में ना याद करने में। जैसे किसी भी विद्रोह को जब आप पढ़े तो उसकी पृष्ठभूमि देख ले। पृष्ठभूमि का मतलब विद्रोह हुआ ही क्यों, कहाँ से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई या उसके कारण। ठीक है, फिर उस विद्रोह की पृष्ठभूमि, उस विद्रोह का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। हर विद्रोह का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, ऐसे ही तो कभी कोई विद्रोह नहीं कर देता। तो हर विद्रोह का उद्देश्य होता है। फिर उस विद्रोह का घटनाक्रम क्या रहा, कौन उस विद्रोह के नेता रहे, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए थी। अगला पॉइंट है फिर परिणाम क्या रहा उस विद्रोह का, परिणाम क्या रहा या महत्व क्या रहा उस विद्रोह का, ये बिंदु आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगला बिंदु कि वो विद्रोह असफल क्यों हुआ, या यदि सफल हुआ है तो उनके पीछे क्या ऐसे कारण रहे कि सफल हुआ, और यदि असफल हुआ तो क्या ऐसे कारण रहे कि वह विद्रोह असफल हुआ। यदि इन बिंदुओं पर आप किसी भी विद्रोह को पढ़ेंगे तो आपको प्री या मेंस कहीं पे भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए हम कुंवर चैन सिंह विद्रोह की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि क्या इसकी पृष्ठभूमि रही कुंवर चैन सिंह विद्रोह की। देखिए सबसे पहले जो कुंवर चैन सिंह विद्रोह की कहानी शुरू होती है वो होती है 1818 से। कहाँ से? 1818 से। किसी भी विद्रोह की, जब भी मध्य प्रदेश में जितने भी विद्रोह हम आज पढ़ेंगे, आप देखिएगा हर विद्रोह की कहानी 1818 से ही शुरू हो रही है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है
कि 1818 में क्या था, पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे वो अंग्रेजों से हार गए थे, उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो जितना भी मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, जितना भी मध्य प्रदेश का क्षेत्र था वो सारा किसके अंदर में आ गया था, अंग्रेजों के अधीन में आ गया था, क्योंकि अधिकतर भाग पे यहाँ पे मराठा शासन था, यहाँ पे मराठा, यहाँ पे मराठा, ठीक है। तो ये वाले जो सारे क्षेत्र थे वो कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आ गए, अंग्रेजों के अधीन आ गए। तो जब अंग्रेजों के अधीन आ गए तो अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ थोपना चालू कर दिया, कर वसूलने का तरीका बहुत इनका कठोर था, सामाजिक हस्तक्षेप चालू कर दिया, शुरू कर दिया। तो 1818 के बाद ही सारे विद्रोह प्रारंभ हुए। और यदि आप भारत के इतिहास में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ देखेंगे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, इनके आत्मसमर्पण के बाद वहाँ पे भी अधिकतर क्षेत्रों में विद्रोह चालू हो गए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुगलों की शक्तिहीन होने के बाद जो सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था भारत में वो मराठा था, और जब मराठा भी कमजोर हो गए तो अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य सभी दूर स्थापित किया, और जब आधिपत्य स्थापित किया तो विद्रोह स्वाभाविक बात थी शुरू होना। तो यही कारण रहा कुंवर चैन सिंह विद्रोह का भी कि 1818 में पेशवा बाजीराव का आत्मसमर्पण हुआ। इसी समय 1818 में एक कैप्टन स्टीवर्ट थे, कैप्टन स्टीवर्ट ने भोपाल के नवाब से एक समझौता किया। किससे? भोपाल के नवाब से। भोपाल का नवाब का नाम है नजरुद्दौला। तो भोपाल के नवाब नजरुद्दौला से कैप्टन स्टीवर्ट ने समझौता किया। क्या समझौता किया? कि हम सीहोर को छावनी बनाएंगे और सीहोर में एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति करेंगे, और उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम उन्होंने रखा मैडॉक। क्या नाम रखा? कैप्टन मैडॉक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कैप्टन मैडॉक। तो कैप्टन स्टीवर्ट और भोपाल के नवाब नजरुद्दौला के बीच में समझौता हो रहा है। समझौता ये हो रहा है कि सीहोर में छावनी बनाई जाएगी। सीहोर में क्या? छावनी बनाई जाएगी, और वहाँ पर एक पॉलिटिकल एजेंट को बिठाया जाएगा, और पहला जो पॉलिटिकल एजेंट बैठाया वो था मैडॉक। अब यहीं से कुंवर चैन सिंह विद्रोह की कहानी तैयार हो जाती है। कैसे? कि जो सीहोर छावनी है उसके अंतर्गत 3 राज्यों को डाल दिया जाता है। कौन कौन से राज्य? एक तो आपका नरसिंहगढ़ रियासत, ठीक है, नरसिंहगढ़ रियासत, राजगढ़ रियासत और खिलचीपुर रियासत। नीचे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके नीचे का शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ तक का दिख रहा है, ठीक है। तो नरसिंहगढ़ रियासत, राजगढ़ रियासत और खिलचीपुर, ये यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, खिलचीपुर रियासत, ठीक है, ये बड़ाई की मात्रा, खिलचीपुर रियासत। तो नरसिंहगढ़ अब यहाँ से क्या हुआ कि नरसिंहगढ़ में जो शासन था वो कुंवर चैन सिंह का शासन है, और यहाँ पे 2 गद्दार व्यक्ति निकल जाते हैं जो विद्रोह का कारण बनते हैं। कौन कौन है वो गद्दार व्यक्ति? पहले तो है आनंद राम। इनका नाम आनंद है, लेकिन इन्होंने कैप्टन चैन सिंह के आनंद में हराम कर रखा है। कैसे? कि ये जो सारी सूचनाएं हैं नरसिंहगढ़ राज्य की वो मैडॉक को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? मैडॉक को दे रहे हैं। अब जैसे ही ये बात कुंवर चैन सिंह को पता चलती है तो कुंवर चैन सिंह आनंद राम की हत्या करवा देते हैं। कुंवर चैन सिंह क्या करेंगे? आनंद राम की हत्या करवा देते हैं, इनकी हत्या करवा देते हैं। किसकी? आनंद राम की। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक और गद्दार व्यक्ति आता है और वहीं से कहानी शुरू होती है। उस गद्दार व्यक्ति का नाम रहता है रूपराम। अब रूपराम आता है और रूपराम भी यही काम करता है कि सारी जानकारियां नरसिंहगढ़ रियासत की मैडॉक को पहुंचाता है। तो कुंवर चैन सिंह का दिमाग खराब, कुंवर चैन सिंह रूपराम की भी हत्या कर देते हैं। अब रूपराम की जैसे ही हत्या करते हैं तो रूपराम के भाई जो थे वो बदला लेने का मन बना लेते हैं। किससे? कुंवर चैन सिंह से। और बदला लेने के लिए वो क्या करते हैं कि चैन सिंह की शिकायत किससे कर देते हैं? जाकर मैडॉक से कर देते हैं, और गवर्नर जनरल से भी कुंवर चैन सिंह की शिकायत कर देते हैं। जब ये बात मैडॉक को पता चलती है कि कुंवर चैन सिंह ने आनंद राम और रूपराम की हत्या कर दी है, तो मैडॉक क्या करता है? मैडॉक कुंवर चैन सिंह को बुलाता है
सीहोर। कहाँ बुलाता है? सीहोर। लेकिन कुंवर चैन सिंह सीहोर आने से मना कर देते हैं। सीहोर आने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। तो जो मैडॉक रहता है वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट, वो कहता है कि ठीक है, आप सीहोर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप बैरसिया आ जाइए। कहाँ आ जाइए? बैरसिया आ जाइए। तो क्योंकि बैरसिया में एक कैंप का आयोजन करता है। किसका? कैंप का आयोजन करता है। कुंवर चैन सिंह तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, मैं सीहोर नहीं जा सकता लेकिन बैरसिया चला जाता हूँ। तो कुंवर चैन सिंह बैरसिया चले जाते हैं। बैरसिया में कुंवर चैन सिंह के सामने मैडॉक 2 शर्तें रखता है। कौन कौन सी 2 शर्तें रखता है? कि या तो आप हमें आपका नरसिंह जो गढ़ है, नरसिंहगढ़ आप रियासत हमें दे दीजिए, नरसिंहगढ़ रियासत हमें दे दीजिए, या फिर जो अफीम का व्यापार आपके वहाँ पे होता है वो आप हमें करने की अनुमति दे दीजिए। वहाँ का दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो अफीम का व्यापार करने की अनुमति हमें दे दीजिए। ठीक है। तो इन दोनों शर्तों, 2 शर्तें रखी कि या तो नरसिंहगढ़ राज्य दे दो या अफीम का व्यापार करने की अनुमति दे दो। तो कुंवर चैन सिंह जो है इन दोनों शर्तों के लिए भी इनकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। जब ये दोनों शर्तों के लिए इनकार कर देते हैं तो मैडॉक इन्हें 24 जून 1824 को कहाँ आमंत्रित करता है? सीहोर में। और यहीं पे इसी दिन कुंवर चैन सिंह का मैडॉक से विद्रोह होता है। ये डेट आपको याद रखना है। क्या डेट है? 24 जून 1824। इसी तारीख को कुंवर चैन सिंह को सीहोर बुलाया जाता है। सीहोर बुलाया जाता है मैडॉक के द्वारा। अब कुंवर चैन सिंह को इसीलिए भी आना पड़ेगा क्योंकि गवर्नर जनरल का भी दबाव है, मैडॉक का भी दबाव है और इन्होंने 2 लोगों की हत्या की है। तो कुंवर चैन सिंह को सीहोर आना पड़ता है। जब ये सीहोर पहुंचते हैं तो मैडॉक के ऑफिस में जाते हैं। मैडॉक के ऑफिस में जाते हैं, मैडॉक इनसे तलवार रखने के लिए कहता है। तो 2 तलवार इनके पास रखी होती है, एक तलवार निकाल के रख देते हैं। जब मैडॉक कहता है कि दूसरे भी तलवार आप निकाल करके रख दीजिए, तो कुंवर चैन सिंह मना कर देते हैं। बोले दूसरी तलवार मैं निकाल करके नहीं रखूंगा, क्योंकि हमारा जो है, हम जो राजपूत है, हमारा अस्त्र ही क्या है? हमारी पहचान है। तो कुंवर, इसी बात पे उनकी बहस हो जाती है। और जब बहस हो जाती है तो कुंवर चैन सिंह मौका देख के मैडॉक पर हमला कर देते हैं। मैडॉक किसी तरीके से जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। अब कुंवर चैन सिंह के साथ जितने लोग थे वो मैडॉक की सेना पर हावी हो जाते हैं। 1 या 2 घंटे के बाद मैडॉक पूरी तैयारी से कुंवर चैन सिंह पर फिर से हमला करता है और लगभग इनके साथ जो लोग थे सभी की हत्या कर देता है, सभी को मार गिराता है। लास्ट में जो 2-3 लोग बचते हैं, प्रमुख जो थे, उनके नाम आप याद रखिएगा। कौन कौन थे वो? एक आपके हैं हिम्मत खां, बहादुर खां, ठीक है, और शेरू। कौन कौन है? हिम्मत खां, बहादुर खां, शेरू और कुंवर चैन सिंह। ये चारों लोग हैं। शेरू कौन है? शेरू स्वान है। किसका? कुंवर चैन सिंह का पालतू स्वान है। ये कहा जाता है कि ये भी बहुत वफादारी से अंग्रेजों से लड़ा था, इसीलिए इसका नाम भी इतिहास की किताबों में मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे करवा दिया है आपको। ठीक है। अब इन चारों लोगों का पीछा करते हैं, या सॉरी इन तीनों लोगों का पीछा करते हैं मैडॉक की सेना, और ये दशहरा मैदान सीहोर जो है वहाँ पे ये पकड़ा जाते हैं और इन तीनों की भी वहाँ पे हत्या कर दी जाती है। तो जहाँ पे ये पकड़ाते हैं वहीं पे इनकी छतरी भी बना दी गई है। तो आज भी सीहोर का जो दशहरा मैदान है वहाँ पे इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। सीहोर का जो दशहरा मैदान है, सीहोर के दशहरा मैदान में इनकी छतरी बनी हुई है, इन चारों की। आज भी यदि कोई सीहोर के आसपास का होगा तो उसको पता होगा कि इनकी छतरी वहाँ पे बनी हुई है। तो इस तरीके से कुंवर चैन सिंह का विद्रोह जो था वो समाप्त हो जाता है। अब देखिए क्या कहानी थी, छोटी सी कहानी है, सिंपल सी, याद रखना है आपको। मैं क्वेश्चन भी एक बार बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा कि पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हो रही है। तो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है 1818 से, जब कैप्टन स्टीवर्ट और भोपाल के नवाब के बीच में समझौता हो रहा है।
समझौता हो रहा है कि सीहोर में छावनी बनाई जाएगी, वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट बिठा दिया गया मैडॉक, और इन दोनों के कारण युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ 24 जून 1824 को सीहोर में, तो ये सारे लोग शहीद हो गए, मारे गए। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि हिम्मत खां और बहादुर खां निम्न में से किसके सेनापति थे, या निम्न में से उन्होंने किसके साथ युद्ध किया। तो यदि आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा अच्छे से पढ़ा है, यदि आपको याद है नाम, तो आप क्या लगाएंगे, कुंवर चैन सिंह के साथ। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, मैडॉक को लेकर के प्रश्न बन सकता है, ठीक है। मैडॉक जो है कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है, या मैडॉक का संबंध किससे है, तो या फिर सीहोर का, जब कुंवर चैन सिंह का सीहोर में विद्रोह हुआ उस टाइम पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो जनरल मैडॉक था। ये बना सकते हैं प्रश्न। फिर और क्या प्रश्न बन सकते हैं कि कुंवर चैन सिंह का, जो कुंवर चैन सिंह है, उनका संबंध किस रियासत से रहा है, तो नरसिंहगढ़ रियासत से रहा है। किस रियासत से रहा है, नरसिंहगढ़ रियासत से रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो मेंस में यह प्रश्न बन सकते हैं कि कुंवर चैन सिंह के विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। अब यदि आपको इतनी कहानी पता है और ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप आसानी से कुंवर चैन सिंह के विद्रोह पर टिप्पणी लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं भील विद्रोह। 1818 में जो भील विद्रोह हुआ उसकी क्या कहानी थी। उम्मीद है कि ये कुंवर चैन सिंह का विद्रोह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम भील विद्रोह। कुछ कुंवर चैन सिंह के बारे में और तथ्य भी जान लीजिए आप, जैसे इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले शहीद ये हुए थे मध्य प्रदेश के। यदि कभी ऐसा प्रश्न भी आता है कि मध्य प्रदेश के पहले शहीद कौन व्यक्ति थे, तो कुंवर चैन सिंह थे। या फिर इन्हें मंगल पांडे भी कहा जाता है मध्य प्रदेश का, तो ये भी याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, ठीक है। और प्रथम शहीद भी कहा जाता है मध्य प्रदेश का। इसके बाद कुछ बुंदेलों के द्वारा लाइनें गाई जाती हैं इनके बारे में। यदि आपको इस विद्रोह को मेंस में लिखने के लिए आता है तो ये लाइन आप डिनोट कर सकते हैं। बुंदेलों के द्वारा ये कहा जाता है कि कुंवर चैन सिंह की करूं क्या बढ़ाई, कुंवर चैन सिंह की करूं क्या बढ़ाई, फिरंगियों को भुला दी रे लड़ाई। तो इस तरीके की लाइनें आप यदि मेंस में लिखेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, औरों से आपका उत्तर अलग दिखेगा और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ये है हमारे महान कुंवर चैन सिंह। अब अगला हम देखते हैं भील विद्रोह। चलिए अब हम देखते हैं भील विद्रोह। देखिए भील विद्रोह जो है ये भारत के इतिहास में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और मध्य प्रदेश के इतिहास में जो 1818 में जो भील विद्रोह हुआ था वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों? पहली बात तो ये देख लीजिए कि ये क्षेत्र कौन सा है। अब देखिए ये वाला जो आपका क्षेत्र है भील जनजाति का क्षेत्र है, ये आपकी विंध्य पर्वतमाला है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। इन दोनों के त्रिकोण में जो ये क्षेत्र बन रहा है ये पूरा भील जनजाति का क्षेत्र है। यहाँ पे जो एमपी राज्य आता है, राजस्थान आता है और गुजरात का कुछ क्षेत्र आता है। एमपी का पूर्वी भाग, राजस्थान का दक्षिणी और गुजरात का पश्चिमी भाग, गुजरात का पूर्वी भाग आपका आता है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग आता है, ठीक है। यहाँ पे भील जनजाति रहती थी। अब ये पर्वतों पे निवास करने वाले लोग हैं तो ये अपना जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, लेकिन दिक्कत वही होती है ना कि कमजोर पर हर कोई चाहता है कि दबाव बना ले। तो इन पर भी लोगों ने प्रयास किया दबाव बनाने का। सबसे पहले यहाँ पे पहले इसके कारण हम देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले जो है यहाँ पे महाजनों ने अत्याचार शुरू किया है। महाजनों ने इन जनजातियों को बहुत परेशान किया, बहुत लूटा, बहुत अत्याचार इन पर किए, ठीक है। यहाँ की महिलाओं पर कई प्रकार के अत्याचार किए। उसके बाद यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है पेशवाओं के अत्याचार शुरू हुए। जो पेशवा के मंत्री रहते थे, पेशवा के जो प्रशासनिक अधिकारी रहते थे, उन अधिकारियों ने इस क्षेत्र पर अत्याचार किए। वहाँ से समस्या खड़ी हो गई। और इसके बाद भी जब पिंडारी आए, पिंडारियों को मराठाओं का संरक्षण प्राप्त था, तो पिंडारियों ने भी क्या किया, भील जनजाति पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। अब किसी पर भी आप ज़्यादा अत्याचार करेंगे तो वो एक सीमा तक सह सकता है,
लेकिन उसके बाद तो उसे जागना ही होगा। और इस सीमा का जो अंत है ये होता है 1818 में। 1818 में कैसे होता है कि 1818 में इनका जो अत्याचार है वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। कैसे, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1818 में क्या हो रहा है। 1818 में पेशवा जो बाजीराव द्वितीय है, पेशवा बाजीराव द्वितीय है, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये अंग्रेजों के अधीन चला गया। जब ये क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन चला गया तो जो भील जनजाति वाला क्षेत्र है ये भी अंग्रेजों के अधीन चला गया। तब यहाँ पे अंग्रेजों ने अत्याचार शुरू किए। अब अंग्रेज जब अत्याचार करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि पहले से क्या हो रहा था या इस क्षेत्र में क्या हुआ। उन्होंने जितने प्रकार से कर वसूलना था उतने प्रकार से वसूला, जो बदसलूकी करनी थी वो यहाँ पे करी। अब ये बेचारे तो भील जनजाति पहले से परेशान थी। यहाँ पे जब अंग्रेजों के द्वारा भी कुछ जगहों पर कर वसूला गया, जबरदस्ती कर वसूला गया, तो इन जनजातियों से बर्दाश्त नहीं हुआ और इन जनजातियों ने विद्रोह को स्वीकार कर लिया, विद्रोह को शुरू कर दिया। विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ इस जनजाति ने शुरू कर दिया। तो ये सारे इस विद्रोह के कारण रहे और ये इसकी पृष्ठभूमि रही। अब यहाँ पे ये देखना है आप लोगों को कि इस विद्रोह के कुछ चिन्ह भी रहे। जैसे क्या चिन्ह रहे? पहला तो ये रहा कि लाल कमल का फूल, या इस विद्रोह के नहीं, उस टाइम पे जो भी विद्रोह होते थे उसके भी ये चिन्ह कहे जा सकते हैं। पहला जो रहा एक लाल कमल का फूल, क्या रहा? एक लाल कमल का फूल। और दूसरा रोटी। दूसरा क्या है? रोटी। तो एक लाल कमल का फूल और रोटी, ये उस टाइम के विद्रोह के चिन्ह थे। कैसे कि जो सैनिक होते थे, जब सैनिक विद्रोह के लिए तैयार होते थे तो वो एक दूसरे को लाल कमल का फूल देते थे, और जब पूरे गांव के गांव विद्रोह के लिए तैयार होते थे तो एक गांव से दूसरे गांव में रोटियां बना करके भेजी जाती थी। अब उस टाइम पे आजकल के जैसे मैसेजिंग की व्यवस्था नहीं थी कि आपको पता चल जाए कि हाँ विद्रोह शुरू हो गया है, तो रोटियां बना करके भेजी जाती थी। जब एक गांव से दूसरा गांव रोटियां बना करके भेजी जाती थी तो पता चल जाता था कि हाँ जो फलाना गांव है वो विद्रोह के लिए तैयार है, और जब ये गांव भी तैयार होता था ये भी रोटियां बना करके अगले गांव में पहुंचा देता था। तो इस तरीके से विद्रोह वहां पे होते थे। ठीक है, तो ये दो चिन्ह हैं। इसके बाद इस विद्रोह का एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये लिख लीजिए कि त्रयंबक, जो पेशवा का एक मंत्री था त्रयंबक, क्या नाम था? त्रयंबक, ये मंत्री था पेशवा का। तो कुछ जगहों पर इस त्रयंबक मंत्री को भील विद्रोह का नेता माना गया है। किसको? त्रयंबक नामक मंत्री को भील विद्रोह का नेता माना गया है। तो यही सारी फैक्ट जो है ये आपको भील विद्रोह से रिलेटेड याद रखना है। कुछ जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मध्य प्रदेश के जो प्री एग्जाम है उसके लिए आप पूछे जा सकते हैं, वो ये कि भील विद्रोह 1831 में जो धार क्षेत्र है, धार राज्य है, वहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। धार राज्य में भील विद्रोह होता है। कब होता है? 1831 में होता है। फिर दूसरा जो है 1846 में मालवा वाले क्षेत्र में भील विद्रोह होता है, मालवा क्षेत्र में। ठीक है, तो ये दो तथ्य आपको याद रखना है। और एक और जो भील विद्रोह से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य है वो ये है कि यहाँ पे लिख लीजिए उसको। एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यह कि 1857 की क्रांति में कागरजी और भागोजी, क्या नाम है? कागरजी और भागोजी, इन दोनों के नेतृत्व में, भागोजी के नेतृत्व में भील 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। भील क्रांति में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भील विद्रोह से संबंधित हैं। अब देखिए, भील विद्रोह के कारण आपको समझ में आया, पृष्ठभूमि समझ में आई। ठीक है, ये सारे कारण रहे। और चिन्ह जो है, यदि कभी ऑब्जेक्ट में पूछे या टिप्पणी पूछे तो यदि आप इस तरीके से लिखेंगे कि ये भी रहा और ये भी दो सन यदि आपको याद रह गए तो इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। प्री में यहाँ से यदि कोई भी प्रश्न बनता है तो इसके अंतर्गत ही आपका वो प्रश्न आ जाएगा, या इससे रिलेटेड कोई प्रश्न बन गया तो आप देख करके एटलीस्ट सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके
हो गए, ठीक है। त्रयंबक मंत्री का नाम याद रखिएगा, ये भील विद्रोह। अब अगला जो विद्रोह हम है, वेरी इंपॉर्टेंट विद्रोह है, वो देखेंगे बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह की पूरी पृष्ठभूमि देखेंगे, कहाँ से क्या हुआ, पूरा एक एक पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि बुंदेला विद्रोह से प्री और मेंस सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो वहाँ से यदि आप कर लेंगे तो ये टॉपिक आज आपका खत्म हो जाएगा। चलिए बुंदेला विद्रोह को समझते हैं।